हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज के इस लेक्चर में देखो, आज हम देखेंगे जो देखो, आप समझो पहले। आपकी यूपी टेट की परीक्षा हो चुकी है, ठीक है। आंसर की भी आ चुकी है, तो आपने आंसर की से मिला लिए होंगे। अगर आपका पास जा रहा है तो फिर सी टेट में उलझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फालतू में आप उलझ रहे हो उसमें, तो ये गलत है। आपको क्या करना चाहिए, अभी से सुपर टेट की तैयारी करनी चाहिए। देखो, धीरे धीरे तैयारी हो पाती है। आप एक साथ समझेंगे, एक साथ सारा सिलेबस हम कवर कर लेंगे। 14 विषय, वो भी कई तरीके से पढ़ना है। एनसीईआरटी भी पढ़नी है थोड़ी बहुत, है ना। एससीईआरटी पुस्तकें भी पढ़नी है, समझ रहे नहीं समझ रहे। डीएलएड की पुस्तकें भी पढ़नी है, तब आपका सही कवर हो पाएगा सिलेबस, समझ रहे हो ना। तो आप, बेहतर यही है कि सुपर टेट की तैयारी में लग जाइए, सी टेट में ना लगें। जिनका क्लियर नहीं है वो तो भाई फिर सी टेट की तैयारी करो, उनसे तो क्या कहना फिर, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, हम तो एस सी ई आर टी की पुस्तकें हैं जी। और ये जो हम अभी चल रहा है वो साइंस क्लास चल रही है अपनी, ठीक है ना। ये अपनी साइंस क्लास चल रही है, क्लास 6 है। और 6 का सेकंड चैप्टर है ये। कौन सा है? सेकंड चैप्टर है। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर कर लिया है। अगर आप चैनल पर नए हैं बिल्कुल, तो उसको ज़रूर जाके देख लीजिए, ठीक है। ये सेकंड चैप्टर है, इसको समझिए। नोट्स बनाइए अपने हाथों से। मैं भी आपको बना के दे दूंगा अपने, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको अपने बनाने, खुद खुद के नोट्स सबसे बेस्ट होते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, चैप्टर का नाम है अपना पदार्थ और पदार्थ समूह। अब इसमें जाने पदार्थ क्या होता है, पदार्थों की आवश्यकता क्या है, ठीक है। पदार्थों को अलग अलग करने की क्या जरूरत है, वर्गीकरण करने की क्या जरूरत है ना। उनके लक्षणों के आधार पर अलग अलग करना कैसे होता है। अणु और परमाणु, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अणु और उसके बाद परमाणु, तो यहीं से क्वेश्चन बन जाता है। ऐसा नहीं 6 क्लास की क्वेश्चन नहीं बनता यहाँ से, जैसा का जैसा ही क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखो, पदार्थ क्या होता है। आपने देखा होगा कि हमारे आसपास जो भी वस्तुएं हैं, हमारे आसपास जो भी वस्तुएं आपने देखी हैं और जिनमें भार है, वजन है ना, और वो स्थान घेर लेती हैं, वो सभी पदार्थ होते हैं। और जिनको महसूस भी कर सकते हैं, जिनको महसूस कर लें, वो क्या होगा, सभी पदार्थ होंगे, ठीक है। समझ में आ गई। तो देखो, यही परिभाषा लेके आप नोट्स बनाएंगे अच्छे से। हमारे आसपास की सभी वस्तुएं जिनमें भार होता है और जो स्थान घेरती हैं, है ना, वो क्या सभी पदार्थ होते हैं। और जिन्हें ज्ञानेंद्र द्वारा एहसास किया जाता है, वो पदार्थ कहलाती हैं। अच्छा जी, नोट पॉइंट देखो नीचे। प्रत्येक पदार्थ स्थान घेरता है, उसमें भार होता है, बस इतना लिख लीजिए, ठीक है। इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं, केवल इतना लिख लीजिए, बस ये परिभाषा हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब देखो, ये थोड़ा सा आप घर पे पढ़ना है, घर पे पढ़ने वाली बातें होती हैं कुछ, ठीक है। मैं आपको ये प्रोवाइड करा दिया है, देखना टेलीग्राम पर नीचे। टेलीग्राम लिंक दिया दिया है नीचे, उसमें जाके और ज्वाइन करके और इस पुस्तक को पढ़ लीजिए, ठीक है। चलो, देखो, पदार्थ के वर्गीकरण की आवश्यकता का आधार, किस किस आधार पर हम पदार्थों का वर्गीकरण करते हैं। तो पहले तो समझो वर्गीकरण क्या है। देखो, वस्तुओं को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूह में व्यवस्थित करना। अलग अलग समूह में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वर्गीकरण कहलाती है। मतलब उनके लक्षणों के आधार पर, है ना, उनको सभी को अलग अलग रख करना, उसको क्या कहेंगे, वर्गीकरण कहेंगे, ठीक है। देखो, अब वर्गीकरण दो प्रकार का होता है, एक भौतिक वर्गीकरण है, एक रासायनिक वर्गीकरण है। तो भौतिक वर्गीकरण में क्या आता है, देखो, भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत पदार्थ के ठोस, द्रव, गैस में विभाजित किया जाता है, ठीक है। इसको भौतिक वर्गीकरण लिखेंगे आप, हेडिंग उसमें परिभाषा लिखने के बाद क्या लिखेंगे, ठोस, द्रव, गैस, तीन रूपों में विभाजित किया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और रासायनिक जो वर्गीकरण है उसके अंतर्गत तत्व, यौगिक के मिश्रण है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको दोनों ही याद रखने हैं। आई बात समझ में। चलिए, चलिए नेक्स्ट। विभिन्न लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण है। देखो, पहला इसमें पदार्थ की अवस्थाओं के आधार पर, तो तीन अवस्थाएं पढ़ी अपन ने, ठोस और द्रव, गैस, ठीक है ना। तीन अवस्थाएं पढ़ी ना, तो उनका अलग अलग पढ़ेंगे। देखो, ठोस क्या होते हैं, सबसे पहले ठोस को समझेंगे। देखो, जल को दैनिक जीवन में हम बर्फ, जल और जल वाष्प तीनों अवस्थाओं में देखते हैं। जल को हम जब फ्रिज में रख देते हैं, जम भी जाती है और जल होता है, और जब उसको उबाला जाए तो गर्म होकर होकर गैस बन के वाष्प बने, जल वाष्प बन के उड़ भी जाता है। तो जल को हम तीनों अवस्थाओं में देखते हैं। तो ये ठोस हो गया, ये द्रव हो गया, ये गैस, तीनों अवस्थाएं हो गई, ठीक है। इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ की तीन भौतिक अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस।
इसको आप नोट कर लेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। अब ठोस को सीखेंगे, ठोस क्या होता है। तो ठोस ऐसे पदार्थ हैं जिनके आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। आकार और आयतन कैसे होते हैं, दोनों निश्चित होते हैं, वो ठोस कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कांच का कोई बर्तन है, कांच की कोई गिलास है ना, कोई पत्थर है ना, कोई लोहे की वस्तु है, ये सभी ठोस है। कुर्सी आपकी ठोस में आएगा, ठीक है ना। तो इनकी आकार आकृति कैसी होती है, निश्चित होती है बिल्कुल। अच्छा, ठोस पदार्थ के कण बहुत पास पास होते हैं, इन्हें आपसी आकर्षण बल बहुत होता है, ये पॉइंट याद रखना है ना। इनमें आपसी जो आकर्षण बल है इनके अणुओं में, वो क्या होता है, बहुत अधिक होता है और इन्हें एक साथ बांधे रखता है। ठोस पदार्थों के कण अपने स्थान पर लगभग स्थिर होते हैं, इसी कारण इनकी आकृति और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आप याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द्रव को सीखें। द्रव क्या होता है, देखो, द्रव वे पदार्थ होते हैं जिनका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकृति निश्चित नहीं होती है, ठीक है ना। जिस बर्तन में रखा जाता है द्रव को, उसी का आकार ले लेता है, इसका मतलब उसका आकार निश्चित नहीं होता है लेकिन उसका आयतन निश्चित होता है। 10 लीटर डालेंगे तो 10 ही लीटर रहेगा, चाहे भगोने में डाल दो चाहे बाल्टी में डाल दो, आयतन निश्चित है लेकिन आकार निश्चित नहीं है। भगोने में डालें तो भगोने का रूप ले लेता है, बाल्टी में डालें तो बाल्टी का रूप ले लेता है, समझ रहे ना। तो आकार निश्चित नहीं है लेकिन आयतन निश्चित होता है, ठीक है। एक बात ये रखेंगे, ऐसा होता क्यों है, क्योंकि ठोस पदार्थों की तुलना में द्रव के अणु वो बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है ना। इनमें आपसी आकर्षण बल ठोस की तुलना में बहुत कम होता है, जो इन्हें एक साथ बांधे रखता है। इसी कारण द्रव पदार्थ की आकृति निश्चित नहीं होती है, बहने वाले होते हैं, बहते हैं, ठीक है ना। किंतु इनके कणों का एक सीमा में बंधे होने के कारण इनका आयतन निश्चित होता है। आयतन कैसा होता है, निश्चित होता है, ठीक है। इतनी बातें याद रखेंगे इसके लिए। गैस को समझाएंगे, दो गैस वे पदार्थ होते हैं, गैस वे हैं जिनमें आकृति आकार बिल्कुल निश्चित नहीं होता है एक भी, है ना। देखो, घर में आपने जलती हुई अगरबत्ती देखा होगा, इन्हें काले भूरे रंग के धुआं निकलता है, ये भी पॉइंट याद रखना, क्यों ये लिखा हुआ है पुस्तक में, पूछा जा सकता है। इस धुएं की बनावट एक एवं आयतन दोनों निश्चित नहीं होते हैं। ये जिस स्थान पर रखे जाते हैं उसी की बनावट और आयतन प्राप्त कर लेते हैं। इस अवस्था को गैस अवस्था कहते हैं, ठीक है ना। गैसीय पदार्थ कण अपेक्षाकृत बहुत दूर दूर होते हैं, इनमें आपसी आकर्षण बिल्कुल नहीं होता है ना। समझ में आ रहा है, नहीं होता है, इसीलिए इनका आकार आकृति निश्चित नहीं होता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई गैस, ये पॉइंट आप इतना लिख लेंगे, ठीक है। ये पॉइंट आप ऐसे मैंने जो बताया अंडरलाइन करके इसको आप लिख लेंगे, ठीक। चलिए नहीं, देखो, जल में घुलनशीलता के आधार पर पदार्थ, तो जल की घुलनशीलता के आधार पर दो प्रकार के पदार्थ होते हैं। एक तो जल में विलेय पदार्थ जो घुल जाते हैं, एक जल में अवलेय पदार्थ जो नहीं घुलते हैं, ठीक है ना। दो तरह के होते हैं। देखो, इसको आप पढ़ेंगे अच्छे से, है ना। जैसे नमक, रेत, हाँ, शक्कर, चौक पाउडर, इन सबको घोल के देखेंगे तो नमक घुल जाएगा, देखो शक्कर घुल जाएगा, रेत नहीं घुलेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये तो घुलनशीलता विलेय पदार्थ हो जाएगा, ये अवलेय पदार्थ हो जाएगा। देखो, किसी द्रव जैसे पानी में घुलने वाले पदार्थों को घुलनशील या फिर विलेय पदार्थ कहते हैं। इसी प्रकार किसी द्रव जैसे पानी में न घुलने वाले पदार्थ को अघुलनशील अवलेय पदार्थ कहते हैं, ठीक है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो द्रव में घुलनशील परंतु दूसरे में अघुलनशील होते हैं, हाँ ऐसा भी होता है। जैसे नमक पानी में घुल जाता है लेकिन मिट्टी के तेल में नहीं घुलता है। तो कुछ ऐसे भी पदार्थ होता है जो कि जल में तो घुल जाते हैं लेकिन दूसरे पदार्थों में नहीं घुलते, ठीक है। ये बात भी आप याद रखेंगे। देखो, जल के सापेक्ष भार के आधार पर, देखो कुछ पदार्थ होते हैं जल से भारी होते हैं, है ना, जिनका घनत्व ज़्यादा होता है जल से, और कुछ पदार्थ होते हैं वो जल से हल्के होते हैं, मतलब जिनका घनत्व कम होता है, ठीक है ना। देखो, कुछ पदार्थ जल की अपेक्षा भारी तथा कुछ हल्के होते हैं। जो वस्तुएं जल में सामान्यतः तैरती रहती हैं वो हल्की होती हैं। जैसे प्लास्टिक का डब्बा है, पानी में डालो और तैरने लगेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। लेकिन क्या कील डालें तो, लोहे की कील डालें तो क्या होगी, डूब जाएगी। जो डूब जाते हैं वो जल से भारी होते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। डाल डाल कर देख लीजिए आप। आगे देखो, देखो जैसे आपको इसमें बताया जा रहा है, सरसों का तेल है, सरसों का तेल है ना, देखो सरसों का तेल है, वो तैरता है ऊपर, क्यों, क्योंकि वो जल से हल्का होता है। मोह में वो भी तैरता है, क्यों, क्योंकि वो जल से हल्का होता है। लोहे की कील है वो डूब जाती है, क्यों, वो जल से भारी होती है। कांच की गोली वो भी डूब जाए क्योंकि वो जल से भारी होती है ना। लकड़ी का टुकड़ा तैरता रहता है, जल से हल्का होता है, ठीक है ना। आगे बात समझ में। तो ऐसे करके इनको याद रखना है। पारदर्शिता के आधार पर, देखो पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो पारदर्शी होते हैं, एक अपारदर्शी होते हैं, एक पारभासी होते हैं।
तीनों को अच्छे से समझ लेंगे हम, ठीक है। तीनों को अच्छे से समझेंगे, नोट पॉइंट बनाएंगे आप, ठीक। जैसे वे पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सकता है अच्छे से, उनको पारदर्शी कहते हैं। जैसे कांच है, आर पार दिख जाता है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। पदार्थ के इस गुण को पारदर्शिता कहते हैं। जैसे कांच है, जल है, ये क्या होते हैं, पारदर्शी पदार्थ होते हैं। और वे पदार्थ जिनके आर पार बिल्कुल नहीं दिखाई देता, प्रकाश जाता है, उनको अपारदर्शी कहते हैं। जैसे लकड़ी, कागज, ये अपारदर्शी पदार्थ हैं, ठीक है। तीसरे नंबर होते हैं वे पदार्थ जिनके द्वारा धुंधला या आंशिक रूप से आर पार दिखाई दे, थोड़ा थोड़ा दिखाई दे, थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, वो पारभासी कहलाते हैं। जैसे तेल लगा लें कागज में तो थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, ठीक है। पेंट लगा कांच, अगर पेंट लगा दे तो थोड़ा प्रकाश अंदर जाएगा, थोड़ा प्रकाश अंदर जाता है, उसे क्या कहते हैं, पारभासी कहते हैं, ठीक है। तो तीनों बातें आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कठोरता के आधार पर देखो, कुछ पदार्थ कठोर होते हैं, कुछ मुलायम होते हैं। कुछ पदार्थ आसानी से दब जाते हैं, है ना, उन्हें मुलायम पदार्थ कहते हैं। और कुछ पदार्थ उंगली से दबाने पर दबते नहीं, उनको कठोर पदार्थ कहते हैं, ठीक है। हाँ चलिए, चुंबक के सापेक्ष व्यवहार के आधार पर देखो, चुंबक के सापेक्ष व्यवहार के आधार पर देखा जाए तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं वो चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसे लोहा है, ठीक है ना, उसको चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और जो पदार्थ चुंबक को अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है, वो अचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। दो प्रकार के होते हैं, चुंबक के आधार पर दो प्रकार के पदार्थ होते हैं। चुंबक जिन पदार्थों को चिपका लेता है अर्थात अपनी ओर आकर्षित करता है, वे चुंबकीय पदार्थ होते हैं। और जिन पदार्थों आकर्षित नहीं करता वो अचुंबकीय पदार्थ होते हैं। दोनों को अच्छे से नोट कर लेंगे, अच्छे से, चुंबकीय और अचुंबकीय, ठीक है। चुंबक लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, और इसके साथ साथ, इसके लोहे के साथ साथ और भी वस्तुएं जैसे निकेल है, कोबाल्ट है, जैसी धातुओं से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब देखो, है ना, अब ये हो गया पदार्थों के निर्माण की मौलिक इकाई। तो पदार्थ कैसे बने, तो सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं। उन सूक्ष्म कणों को क्या कहते हैं हम, या तो अणु कहते हैं या फिर परमाणु कहते हैं, ठीक है। उन सूक्ष्म कणों को क्या कहते हैं, देखो, पदार्थ स्वयं सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें या तो अणु कहते हैं या फिर परमाणु कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये अणु है, देखो ये क्या है, अणु है। पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा उसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान भी होते हैं, वो अणु कहलाते हैं। सही है ना। किसी, देखो अच्छे से याद रखें, स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, ये परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा अंतर है, ठीक है। किसी तत्व के सभी गुण एक समान होते हैं तथा भिन्न भिन्न तत्वों के अणु भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है, सही बात है। देखो परमाणु समझो, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, वो परमाणु कहलाता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, ठीक है ना। आगे बात समझ में। अणु तथा परमाणु को नग्न आंखों से बिल्कुल देखना संभव नहीं है, नहीं देख सकते। परमाणु आपस में संयुक्त होकर अणु बनाते हैं, इसका मतलब परमाणु छोटा होता है, अणु बड़ा होता है, ये भी बात याद रखनी। दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं, ठीक है। समान परमाणुओं के संयोग से तत्व बनते हैं। समान परमाणु अगर मिल जाए, जैसे O2, इसमें O2 का मतलब क्या, O दो बार मिला है, समझ आ रहा है कि नहीं। तो समान परमाणु मिल गए तो क्या बन गया, तत्व बन गया, है ना, अणु बनते, तत्व के अणु बनते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। और भिन्न परमाणुओं के संयोग से यौगिक बनते हैं, जैसे H2O, जैसे H2, इसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो अलग अलग हो गए ना, दोनों अणु अलग अलग हो गए, तो ये क्या हो, यौगिक हो गया, ठीक है। जैसे जल है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 कहते हैं, ठीक है, जल को H2O, इसका रासायनिक सूत्र होता है। अतः परमाणु किसी पदार्थ की निर्माण की मौलिक इकाई है, ये पॉइंट अच्छे से याद रखना, ये पॉइंट पूछा जा सकता है। परमाणु किसी पदार्थ की क्या है, एक मौलिक इकाई है, ठीक है ना। आगे बात समझ में। तो यहाँ तक अपना चैप्टर था, ये चैप्टर यहीं तक था। देखो कुछ बातें और हैं, जैसे इसमें पहले क्या कहते हैं, परमाणु को अविभाज्य समझा था कि इसको विभाजित नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स के बारे में बताया जाता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेश होता है, और न्यूट्रॉन उदासीन होता है, कुछ नहीं होता इस पर, ठीक है। अच्छा, एक होमवर्क है, एक होमवर्क क्वेश्चन है लास्ट में कि इन तीनों की खोज किस किस ने की थी, तीनों के नाम आप लिखेंगे, ठीक है। अब अभ्यास आ गया, इसको आप घर पर लगा सकते हैं। वर्गीकरण आवश्यक होता है, किसके लिए होता है, वस्तुओं एवं पदार्थों गुणों को आसानी समझने के लिए होता है, ठीक है। ऐसे करके आप पढ़ लीजिए, है ना। किसी द्रव को गर्म करने पर बदल जाएगा, किस में बदले, गर्म करें गैस में बदल जाएगा, है ना। वैसे जलवाष्प दिया है ना, तो जलवाष्प ऑप्शन सही होगा। जलवाष्प नहीं होता तो वो होता है, ठीक है, जलवाष्प में बदल जाता है ना। और जो गैस को किसी बर्तन में रखने पर वह क्या करती है, उसी में फैल जाती है चारों तरफ, ठीक है। तो ऐसे करके ये क्वेश्चन छोटे छोटे, पूरा कंसेप्ट मैंने समझा दिया। बताओ आपको क्लास कैसी लगी आज की, ठीक है।
क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अगर तैयारी कीजिए तो सुपर टेट की कीजिए, जिनका जिनका टेट क्लियर है वो सुपर टेट की तैयारी कीजिए, आप बात मान लीजिए, नहीं पछताओ बाद में। ठीक है, चलिए धन्यवाद।